तो मैं आप सबको पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता देता हूँ। MSSOGR यानी ग्रेड सेकंड की ये वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसी मंथ के लास्ट में आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगी। इसलिए कमर कस लीजिए, तैयारी और रिपीटेशंस जो भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको प्रतिदिन आप लोग 1 घंटे समय निकाल कर दें, है ना। तो कभी भी किंग जॉर्ज मेडिकल कभी भी आप ये नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, इसलिए तैयार रहो, अपने से तैयार रहो। सर एक नोटिफिकेशन सर इसे जी बताएं मैडम। सर इसे एमपी वाले भी भर सकते हैं कि इससे हमने एमएसडब्ल्यू किया है तो हम भी भर सकते हैं? नहीं, अब ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, अब ये फॉर्म ऑफ हो चुका है, इसका एग्जाम होने वाला है मैडम, ठीक है। साइट बंद हो गई, साइट बंद हो गई है, ठीक है, फॉर्म फिल नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये आप सबके लिए कि यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी अप्रैल में ही आपका फॉर्म भरा भी जाएगा, ठीक है, जून 2025 स्टूडेंट के लिए। हालांकि इसमें यूनिट नंबर 2 चल रहा है और यूनिट नंबर 2 का एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, मैं उसे 1 दिन में ही ख़त्म कर दूंगा, और वो है समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम। एक है उसमें द्वंद्वात्मक, जिसे हम लोग संघर्षात्मक भी बोलते हैं, उत्तराधुनिकतावाद, और एक प्रकारीवाद, और 1 दिन की टॉपिक है वो, और आपको वो इजीली समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा तीव्र गति से भी चीज़ों को लेके चलेंगे और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो थोड़ा सा यूनिक चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 में, ताकि आपका नेट यानी जेआरएफ जो भी आप क्वालिफाई कर सके वो आसानी से प्राप्त कर सके। इसलिए थोड़ी सी यूनिक चीज़ें लेके चलूँगा, थोड़ा सा हट के, थोड़ी सी चीज़ों को उसमें और चीज़ें जो फैक्ट को लेकर या अप्लाइड को लेकर उसको जोड़ते हुए लेके चलेंगे नेट के लिए। तो तैयार रहिए, नेट का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसलिए इसका भी फॉर्म आप लोगों को भरना होगा, ठीक है। ये MSSO ग्रेड सेकंड का सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, यानी सिलेबस डन। पूरी प्लेलिस्ट यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी वीडियो का प्लेलिस्ट आपके टेलीग्राम पर, और यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का पूरी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहाँ से जाके अपना एक एक चीज़ें देख सकते हैं। यदि किसी भी बच्चे को लगता है कि ये टॉपिक पढ़ लेना चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, उस टॉपिक का नाम, उसकी PDF और उसकी क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग 75+ बच्चे समथिंग हैं हमारे पास MSSO ग्रेड सेकंड के। उनमें से अगर कोई भी बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ना चाहता है अलग से, मेडिकल सोशल वर्क का ही लेकिन, तो उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स के साथ क्लासेस भी, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे हैं ग्रुप का लिंक अदर स्टूडेंट को शेयर कर रहे हैं। मैंने पूछा भी था टेलीग्राम पर, भाई नीरज करके कौन स्टूडेंट है ना, और एक अतुल करके स्टूडेंट है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग ऐसा ना करें, कंपटीशन है, किसी भी बच्चे को आप लिंक शेयर ना करें मेरा, चाहे वो टेलीग्राम का हो, चाहे वो वीडियो का ही लिंक क्यों ना हो, चाहे वो PDF का ही लिंक क्यों ना हो। इसकी किताब मार्केट में शॉर्टेज मतलब है ही नहीं, पुस्तक मेडिकल सोशल वर्क का, इसलिए नोट्स बनाए गए हैं सारे अलग अलग जगहों से लेकर, इसलिए आप लोगों के लिए लिया गया। भाई आप लोगों ने फीस भी दिया है, कंपटीशन सर आप लोग ही स्टडी करें उसको, सर मुझे भी खुशी होगी जी। बताएं रवि क्या कह रहे हो? सर मैं कुछ बोल रहा था सर मैं कभी भी वीडियो और ना तो पिक्चर्स ना PDF मैंने कभी नहीं शेयर किया है। नहीं अरे, और जो कोई अगर इशू, जिसका भी इशू होता है, जिसका कोई अगर है तो उनको फ्रंट पे हमें लग रहा है सर डायरेक्ट बोल दीजिए, अगर ऐसा करते हैं तो उनको हटा दीजिए। कहने का मतलब अगर हमें बता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सर।
तो वो मुझे भी क्योंकि उन दूसरे के चक्कर में हमारा दूसरे के चक्कर में, जैसे कभी एक बार सर, कभी हम हमारे तरफ से साउंड वगैरह वाइब्रेट नहीं होता है, अब कभी दूसरा गलती कर देता तो हमें डांट मिल जाती। जैसे एक बार आपने सर बोल दिया, तो मैं कभी भी हम इधर माइक ओपन ही नहीं करते, कभी नेवर, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। देखो, कहने का मतलब यही है कि अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं चलो खुशी खुशी उस चीजों पर। बहुत बच्चे हैं अपने क्लास में, ऐसे बहुत ईमानदार बच्चे हैं जो कि अपने केवल पढ़ाई से ही मतलब रखते हैं, और ये अच्छा ही है केवल पढ़ाई से मतलब रखते सर मैंने, हाँ, इसीलिए मैंने कभी भी एक भी पिक्चर आज तक और कभी भी कुछ भी नहीं शेयर किया, और मैं एक वफादारी जानता हूँ बस। सभी लोग, ये जो पेपर आप सबके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक बार पेपर हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पेपर हुआ सोशल वर्क का, मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हुआ था। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश हुआ था पेपर, और वो भी पेपर हुआ था क्या नाम है, ऑफलाइन पेपर हुआ था। और ये पेपर आपके सामने है, और इसमें लगभग कुल मिला जुला के आपके पास 100 प्रश्न हैं, लेकिन आपके एमएसएसओ में 60 प्रश्न आएंगे सोशल वर्क के। प्रश्न किस तरीके से रहेंगे ये आपकी स्क्रीन पर है। इसी तरीके से प्रश्न आपकी एग्जाम एमएसएसओ ग्रेड सेकंड केजीएमयू में देखने को अवश्य मिलेंगे। इसी तरीके के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा पेपर के पैटर्न में, और ना ही कोई टफ प्रश्न बनेंगे, एकदम टू द पॉइंट प्रश्न बनेगा। जैसा पहला सवाल कहता है कि व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त होने में सहायता करना आम तौर पर जाना जाता है। तो आप बताइए, जब आप व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त होने के लिए मदद कर रहे हैं, तो क्या उसका नाम देंगे मध्यम समाज कार्य अभ्यास? क्या व्यक्तियों को अपने पर्यावरण के साथ बेहतर उपयुक्त में नाम देंगे बृहद समाज कार्य, सूक्ष्म समाज कार्य, या मध्यम समाज कार्य अभ्यास? ये है, आप देख सकते हो सर सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म समाज कार्य। देखिए, बहुत बढ़िया। और मैं आप सभी बच्चे से कहूँगा, नाम ले लेके पुकारूंगा लास्ट में, और अपना ध्यान से मुझे आप सभी लोग अपना बताएंगे भी कि हाँ सर मेरे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपने जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले का, ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास, और यही आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। मैं इसके बारे में एक लाइन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। इस पर मेरे एक्सप्लेनेशंस या मेरा विचार इस पर क्या हो सकता है, जरा गौर से सुनिएगा। जो ये माइक्रो समाज कार्य या माइक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस लिखा हुआ है, ये एक प्रकार से सकारात्मक क्रियाएं हैं, और ये सुधारने पर बल देता है। खासकर व्यक्ति के बात कह रहा हो या परिवार की बात कहा जा रहा हो, ठीक है, व्यक्ति या परिवार के सदस्य, या कोई ऐसा कम्युनिटी है, समुदाय है, समुदाय के अंदर ग्रुप बना हुआ है, समूह बना हुआ है, उस ग्रुप में मॉडिफिकेशन करने की बात कर रहे हो या सुधार करने की बात कर रहे हो, तो ऐसी प्रक्रियाओं में माइक्रो सोशल वर्क का प्रयोग होता है। तो माइक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस में व्यक्तियों, परिवारों और छोटे समूह के साथ, उसके छोटे समूह के साथ काम करना शामिल होता है। यह समाज कार्य का एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्तर है, इसमें मनोचिकित्सक यानी आप, सामाजिक कार्यकर्ता, और फॉस्टर केयर सामाजिक कार्यकर्ता जैसी भूमिकाएं शामिल होती हैं। आमने सामने की काउंसलिंग होती है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। इस माइक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस में सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों से जूझ रहे लोगों की मदद की जाती है। बेघर लोगों को रहने के लिए जगह ढूंढने में मदद की जाती है। अनुभवी लोगों को नागरिक जीवन में बदलाव लेने के लिए या बदलाव करने के लिए मदद की जाती है। और मानसिक स्वास्थ्य, युवा, बच्चे, परिवार, जेरेंटोलॉजी, गैर लाभकारी संस्था, कानून जैसे क्षेत्रों में ये काम करता है माइक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस। याद रखेंगे, ये एक्सप्लेनेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। समाज कार्य के 3 स्तर होते हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। पहला है माइक्रो, जो बेसिकली व्यक्तिगत लेवल पर होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा है मीजो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये होता है समूह स्तर पर, समूह स्तर पर। तीसरा होता है
मैक्रो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये होता है सरकारी स्तर पर और समुदाय के स्तर पर। तो ये अपने कॉपी पर आप अवश्य नोट करिएगा। परीक्षा में यहाँ तो व्यक्तियों के लेकर पूछा गया, हो सकता है समूह का स्तर पर पूछ ले, हो सकता है समुदाय और सरकारी स्तर पर भी पूछ ले। तो ऑप्शन सी होगा। सर एक बार और बता दीजिए। प्लीज रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए मैम, लंबी क्लास हो जाएगी, लंबी वीडियोस बन जाएगी, है ना। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ों पर। मैं रुक रुक के बोलने का प्रयास करूंगा, प्लीज, है ना। थोड़ा सा समझे, समय कम है और ज़्यादा क्लास लेने का हम लोग प्रयास करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका क्या जवाब देना उचित समझेंगे, प्लीज। 1985। बिल्कुल, ये सवाल सन 1985 की आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 52 यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन जो होगा वो 1985 को 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने भागीदारी, विकास और शांति की बात की थी। ये बात आपको मैंने थीम के रूप में बता दिया, चाहो तो कॉपी पर नोट कर सकते हो। भागीदारी, विकास और शांति विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किया गया सन 1985 में। मैं आपको बता दूं कि सन 1900 यानी 1979 की बात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव जारी किया और इसी के माध्यम से सन 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को घोषित कर दिया और चुना गया एक विषय सन 1985 में। उस विषय का नाम रखा गया भागीदारी, विकास और शांति, जो वैश्विक मुद्दों में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा सन 1985 में मनाया जाता है, जो कि विकल्प नंबर ए में उचित ऑप्शन माना जाएगा। हालांकि ये भी टॉपिक आप लोगों को हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, एक युवा दिवस मनाया जाता है, वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, जनवरी। हाँ सॉरी, नहीं 12 जनवरी नहीं सर, युवा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ। सन 1999 में 12 अगस्त को मनाया गया था, नोट कर लीजिए। सन 1999 में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया गया था सर। ये विकल्प आपका सही रहेगा अगर इन केस पूछा जाएगा तो, ठीक है जी सर। हाँ, राष्ट्रीय वाले आप 12 जनवरी करिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि न्यूयॉर्क में एक पहली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी, न्यूयॉर्क की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, उसकी स्थापना का वर्ष आपको बताना है। तो प्लीज आप लोग एक बार इस प्रश्न का जवाब मुझे बताएं। 1877। बिल्कुल 1877। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे विकल्प में थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है, कभी कभी कुछ प्रश्न में आपको गलत आ जाएगा, लेकिन ध्यान से दीजिएगा जवाब आप लोग, है ना, जवाब ध्यान से दीजिएगा। तो देखो, न्यूयॉर्क में पहली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी जिसकी स्थापना 1877 में हुआ और ये सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी, आपने सही बताया। मैं यहाँ पे थोड़ी सी 2-3 बातें ऐड करूंगा, आप लोग चाहो तो उसे ध्यान से सुन सकते हो। तो न्यूयॉर्क चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पहली संस्था थी और इस संस्था ने, मैं आपको बता दूं, सुधार की बात की। सुधार मतलब एक प्रकार से लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया और गरीबी खत्म करने के लिए ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को स्थापित किया। आपको बता दें, एक आंदोलन हुआ सन 1869 को, और ये जो आंदोलन 1869 को मैं आपको बता रहा हूं, ये लंदन में सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी के रूप में शुरू हुआ था। एक बार यूजीसी नेट में परीक्षा में सवाल पूछ लिया कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पूरा नाम बताइए, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था लंदन में सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी, ऐसे नाम लिखा हुआ था, जो कि ये ऑप्शन सही था। हो सकता है आपके 2025 में भी देखने को मिल जाए, एमएसएसओ में भी ऐसा सवाल। बेसिकली क्या करते हैं, जो भी मेडिकल सोशल वर्क का पेपर होता है, समझो कि क्वेश्चनों का कॉपी एंड पेस्ट होता है, और खासकर यूजीसी नेट का पेपर, यूजीसी नेट सोशल वर्क का पेपर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो अधिवक्ता लोग होते हैं, वो निकालते हैं और उसका कॉपी टू पेस्ट कर देते हैं मेडिकल सोशल वर्क में। हो सकता है कि ये सवाल बन जाए कि लंदन में सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी के रूप में शुरू की गई थी, उस संस्था का नाम बताओ, तो बता दीजिएगा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869 यूके यानी लंदन, ठीक है।
अमेरिका में पहली जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी हुआ वो बेसिकली यूके का कॉपी हुआ, कॉपी अमेरिका वालों ने कर लिया। अमेरिका ने क्या किया, बुफेलो न्यूयॉर्क में 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कर दी। न्यूयॉर्क शहर है, बहुत ही फेमस शहर है न्यूयॉर्क शहर, आप सब जानते भी हैं, न्यूज़ वगैरह पढ़ते भी हैं। न्यूयॉर्क शहर में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना को लेकर पूर्ण रूप से जब बातचीत होने लगी 1877 के बाद एक वर्ष और देखने को मिलता है, वो 1882 का, 1882 का। अब ये 1882 में क्या था सर, तो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। 1882 में बेसिकली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एक समन्वित, व्यवस्थित और अनुचित और अंधाधुंध दान के कारण प्राप्तकर्ताओं को लेकर एक निरीक्षण किया गया था, जहां बेसिकली ये निरीक्षण में देखा गया कि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या उन नीड वालों को मिल रहे हैं बेनिफिट्स या अदर लोगों को मिल रहे हैं। जैसे होता है ना कि अभी अपने इंडिया में क्या होता है कि जो सक्षम है वो भी राशन कार्ड बनवा रहा है, लेबर कार्ड बनवा रहा है, जो कि वो सक्षम व्यक्ति है। तो उसके लिए उसने जनगणना करना शुरू कर दिया न्यूयॉर्क में। ये सारी बातें 1882 में हुआ कि भाई जो नीडी है उसी को मिले, सबको ना मिले। तो हैम्फ्री गुटरिन, नाम नोट करो, हैम्फ्री गुटरिन बफेलो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना को श्रेय दिया गया। कहां पर, अमेरिका में। लेकिन यूके में ऑक्टेविया हिल का नाम आता है, एक्टिविया हिल का नाम आता है, और हम चाहेंगे कि इस नाम को आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के किस वर्ष में अपनाया गया था? ध्यान से जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, प्लीज। जवाब क्या होना चाहिए? 1989। सही जवाब आपका अभी यहां पर आया है कि 1989, ये आपने सही जवाब दिया है। मुझे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व नेताओं ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 55 पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया। 55 का मतलब होता है बाल पर, बाल अधिकारों पर, 55 का मतलब यही है। तो दुनिया, आमतौर पर अगर मैं बात करता हूँ, दुनिया के बच्चों के प्रति एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को जताई गई थी इस सम्मेलन को, 1989 को। यह इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित मानवाधिकार संधि बन गई और दुनिया भर में बच्चों के जीवन को बदलने में काफी मददगार साबित हुआ ये राष्ट्र सम्मेलन। तो अगर परीक्षा में सवाल बने कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष को अपनाया गया था, तो वो विकल्प आपका सही रहेगा 1989। वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। हम चाहेंगे कि इस ऑप्शन को भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों को घोषणा किस वर्ष में स्वीकार किया? घोषणा की बात कर रहा, यहां पे अपनाया गया था। लेकिन जब प्रश्न घोषणा को लेकर बन जाए तो विकल्प में आप ध्यान रखिएगा 20 नवंबर 1959 को, ये वर्ष आप जरूर ध्यान रखिएगा बाल अधिकारों की घोषणा को लेकर। आशा करता हूं कि ये भी विकल्प आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? प्लीज एक बार अपने विचार जरूर प्रकट करें। जी सर। चलो ठीक है, तो इसी तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, कोई टफ प्रश्न नहीं रहेगा। हाँ, एक आध प्रश्न कुछ इस तरीके से मिलेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 55 में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 जगह पे डॉट लगा हुआ है, तो इसलिए आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, तो बड़े विचार से सवाल को जवाब दीजिएगा। समाज कार्य वैज्ञानिक और मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है, और ये बात सार्वभौमिक सत्य है, चाहे कोई भी किताब उठा के देख लो, यहाँ तक कि हरियंट की किताब भी देख लोगे तो उसमें भी लिखा मिल जाएगा कि समाज कार्य 19वीं सदी में व्यावसायिक सेवा बन गई। रीज़न यही था, मानवीय संबंधों को ध्यान में रखा, प्लस में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा, और साथ ही साथ प्राचीन जो समय चल रहा था, दान, अर्थदान, क्रियाएं, ये बात याद आ रही होगी, प्राचीन मध्यकाल युग और आधुनिक युग। और ये बात हेलन क्लार्क ने अपनी एक किताब लिखी थी, सोशल वर्क प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल करके, किताब में ये चीज़ें जिक्र किया था। ठीक है, और यहाँ तक बात सत्य है।
फिर कह रहा है कि जो व्यक्तियों की अकेले अथवा समूहों में सामाजिक और व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है, यह कथन निम्न परिभाषा या ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए। फ्रीडलैंडर। फ्रीडलैंडर। और कोई फ्रीडलैंडर। ऐसा बच्चा? ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डिलीट लेंडर है। चलिए, फ्रीडलैंडर सर। जिन बच्चों का जवाब, अगर जो बच्चे यहाँ पे सोचे हैं फ्रीडलैंडर का नाम, उनका सही विकल्प है। अब सुनिए उन बच्चों के लिए जो फ्रीडलैंडर कैसे इन्होंने बताया जवाब। मैं एक तरीका बताता हूं, आप ढूंढेंगे प्रश्न में तो आसानी से मिल जाएगा। समाज कार्य कला और विज्ञान है। समाज कार्य कला और विज्ञान है। कला का मतलब आप जानते हो, कला का मतलब ड्राइंग मत समझ लीजिए। कला का मतलब होता है एक प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी, उसको कला कहते हैं। नहीं कहते बड़ा कलात्मक व्यक्ति है ये, इसका मतलब है वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जानता है, इसलिए हम उसको कलात्मक व्यक्ति कैसे पुकार रहे हैं या उसे संबोधित कर रहे हैं। तो एक साथ ही साथ कहा विज्ञान भी है। तो एक ऐसा विद्वान था वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर सोशल वर्क में, जिसने समाज कार्य की बेसिकली प्रणालियां ही बदल दी। प्राथमिक प्रणाली, सहायक प्रणाली का नाम दिया और उसके बाद उसी पर कार्य बेसिकली संचालित रहा। आज भी हम लोग पढ़ भी रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसके परिभाषा में याद रखिएगा आप सभी लोग, विज्ञान शब्द जरूर जुड़ा रहेगा, और विज्ञान का मतलब होता है वैज्ञानिक तरीका, इसलिए वैज्ञानिक तरीका है। कला का मतलब यह हुआ कि व्यक्तियों को अकेले अथवा समूह अथवा सामाजिक एवं व्यक्तिगत संतोष स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना। अब उसको संतोष प्राप्त कब होगा? चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रुप वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कम्युनिटी वाला व्यक्ति हो, उसे संतोष स्वतंत्रता प्राप्त करना है या उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, तो कैसे होगा? जब हम समाज कार्य की विभिन्न प्रकार के जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जब लगाएंगे तब प्राप्त होगा, ऐसे नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो व्यक्तियों को अकेले, समूह, सामाजिक, व्यक्तिगत संतोष स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेसिकली कला से। और इसके ऊपर की जो लाइनें हैं, वैज्ञानिक मानवीय संबंधों में निपुणता आधारित व्यावसायिक सेवा, इसका आशय है विज्ञान से। तो इसीलिए फ्रीडलैंडर ने अपनी एक लाइन में परिभाषा बोलता भी है कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये बड़ी सिंपल परिभाषा है। और एग्जाम में जब भी कभी परीक्षा में सवाल पूछा भी गया है तो फ्रीडलैंडर को सबसे ऊपर रखा गया है, बिटमर, कोनफ्का और स्ट्रोप एंड रॉस वगैरह से सबसे ऊपर रखा गया है इनका नाम। जब भी कोई अगर परीक्षा में सवाल बनाता है, जो सोशल वर्कर के पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो इनका नाम सबसे ऊपर रखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, फ्रीडलैंडर का नाम भी, यहाँ पर एक ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 56 को लेकर। सवाल कहता है कि समाजकारी का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेवार्थी की अपनी पसंद निर्णय लेने की स्वतंत्रता के अधिकार और आवश्यकताओं को मान्यता देता है? ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत। जरा मुझे बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए प्लीज। आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत। स्वीकृति का सिद्धांत। ओके, अब मेरी बात को बड़े ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ बच्चों के जो विकल्प हैं वो गलत की तरफ गए हैं। सबसे सही विकल्प के रूप में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जिन बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ रुख किया है, आत्म निर्णय की तरफ, वह विकल्प आपका सही रहेगा। सवाल बड़ा ही आसान था कि कौन सा सिद्धांत है जो सेवार्थी की अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मतलब देखो आत्मनिर्णय का मतलब हुआ यही कि सेल्फ डिसीजन की बात कर रहा था ये, है ना। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन शब्द मेंशन किया गया है, इसका मतलब है आत्मनिर्णय का सिद्धांत, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक प्रमुख अवधारणा है। ये लोगों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने और अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने का अधिकार देता है, और वो प्रिंसिपल है आत्मनिर्णय का। तो यहां सेवार्थी
अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अधिकार की आवश्यकताओं को मान्यता देता है। आत्मनिर्णय एक मौलिक अधिकार है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त है। और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन जैसी संधियों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। तो आत्मनिर्णय दो तरीके के होते हैं, एक आंतरिक आत्मनिर्णय, एक बाह्य आत्मनिर्णय। लेकिन परीक्षा में सवाल आंतरिक और बाह्य नहीं पूछा जाएगा, इजीली पूछा जाएगा कि सेवार्थी अपनी पसंद और निर्णय लेने में अगर इंडिपेंडेंट हो रहा है तो वो बताइए कौन सा है। अब देखो, व्यक्तिकरण का सिद्धांत सीधा कहता है कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है ना, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, इसलिए जिस तरीके का समस्या होगी उस तरीके की समाधान भी होंगे, इसलिए व्यक्तिकरण का सिद्धांत है। स्वीकृति का सिद्धांत ये कहता है आपसे कि सेवार्थी जिस रूप में हो, जैसा भी हो, उसे उसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। ये बात बर्था रेनाल्ड ने साफ शब्दों में कही है। गोपनीयता का सिद्धांत सीधा सीधा बताता है आपको कि कोई भी बात अगर सेवार्थी आपसे शेयर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बातों को सार्वजनिक तरीके से उजागर करोगे, ये गलत हो जाएगा। आपको बातें गोपनीय रखनी है, परिस्थितियां के अनुसार आप लोगों को क्या करना है, बातों को उजागर करना है। परिस्थितियां अगर कहती हैं कि उसके लिए एक अलग से रिसोर्सेज या विशेषज्ञ की जरूरत है, तब वहां पर उसकी जानकारी आप शेयर करेंगे, अन्यथा नहीं शेयर करेंगे। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि गोपनीयता का सिद्धांत में उसकी बातों को गोपनीय रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, और आप लोग भी यही काम करोगे भविष्य में भी, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, ये भी टॉपिक हमने करवा चुके हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको इजीली मिल जाएगी यूनिट नंबर फर्स्ट में, कि राष्ट्रीय व्यावसायिक समाजकार्य संगठन आचार संहिता का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। ये जवाब आपके सामने 1960। 1960। चलिए, और भी कोई ऐसा बच्चा जो इधर उधर जा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ अगर आपने जवाब दिया है मैडम 1960 तो सही विकल्प दिया है, और ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ये गलत जवाब है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स आचार संहिता का पहला संस्करण सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। मैं आपको बता दूं कि NASW की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1955 का वर्ष आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अपने गठन के 5 साल बाद 1960 में पहली आचार संहिता अपनाई। समाज कार्य के विश्व कोश के अकॉर्डिंग ये भी बताने का प्रयास किया गया कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर आचार संहिता को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक दृश्यमान और प्रभावशाली माना गया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका का रोल है, इसलिए कोड ऑफ एथिक्स इंडिया में कहाँ से लिया गया है तो आप लोग बता सकते हो कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट का पार्ट बनेगा आप लोगों को। अक्टूबर 13 का दिन था, 13 अक्टूबर की बात है ये, सन 1960 की, और उस समय कोड ऑफ एथिक्स जो है अपनाया गया था सबसे पहले, ठीक है, अमेरिका में। याद रखेंगे, ये थोड़ा सा हिस्ट्री को उठाकर प्रश्न यहाँ पर बना दिया है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत विकसित किया है, निम्न में कुछ विद्वान दिए गए हैं, जनरल सिस्टम थ्योरी, और ये मैं आपको वर्ष प्लस में नाम बता चुका हूं, बताइए। सी बांटालापी आजाद। बिल्कुल ये होगा। बिल्कुल सही जवाब, जनरल सिस्टम थ्योरी, सामान्य प्रणाली सिद्धांत, जिसे सिस्टम थ्योरी भी कही जाती है। और इस थ्योरी को सन 1940 और 1950 के दशक में एक ऑस्ट्रियाई जो वैज्ञानिक विद्वान महोदय रहे जिनका नाम रहा लुडविग वान वार्टालाम्फी, इन्हीं के द्वारा ये बेसिकली विकसित किया गया सामान्य प्रणाली सिद्धांत। परीक्षा में सवाल अगर बने कि सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के जनक कौन है, तब भी नाम लुडविग वार्टालाम्फी का ही नाम आएगा, याद रखेंगे इस क्रिया में। हालांकि एक वर्ष यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, सन 1968 का, ये आप नोट करेंगे, NOTE लिखकर नोट।
लिखेंगे कि सन 1968 में जनरल सिस्टम थ्योरी फाउंडेशन डेवलपमेंट एप्लीकेशंस प्रकाशित हुआ था। क्या प्रकाशित हुआ था? जनरल सिस्टम थ्योरी फाउंडेशंस डेवलपमेंट एप्लीकेशन प्रकाशित किया गया था सन 1968 में। तो ये परीक्षा में सवाल बना सकता है, इसी से मिलता जुलता ये सवाल है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण है जो समाज कार्य व्यवसाय का ही नहीं है? आपको ढूंढना है वो पार्ट कौन सा नहीं है। आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब के रूप में अगर मैं बात करता हूं इस सवाल में, तो कौन सा बेसिकली मुख्य गुण समाज कार्य व्यवसाय का नहीं है, तो वो है लोकतंत्र। ये आपका करेक्ट होगा। देखिए, समाज कार्य व्यवसाय, सवाल तो समाज कार्य व्यवसाय के गुण से था। तो समाज कार्य में व्यवसाय के ना 6 मूल्य हैं, 6 वैल्यूज हैं, 6 गुण हैं। अब आप सोच रहे हैं सर कौन कौन सा, तो नोट करना है तो नोट कर लो। एक होता है सेवा, दूसरा होता है सामाजिक न्याय, तीसरा है अखंडता, चौथा है व्यक्ति की गरिमा, पांचवा है मानवीय संबंधों की महत्व, पांचवा है मानवीय संबंधों का महत्व। ठीक है, छठा है क्षमता। फिर से रिपीट कर दूं, पहला है सेवा, दूसरा है सामाजिक सेवा, तीसरा है अखंडता, चौथा है व्यक्ति की गरिमा, पांचवा है मानवीय संबंधों की महत्व, छठा है क्षमता। यही 6 है। परीक्षा में पूछा कौन सा नहीं है, तो मैंने लोकतंत्र नहीं बोला, इसलिए यही लोकतंत्र नहीं है। सही विकल्प में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के राष्ट्रीय संघ का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? ये क्वेश्चन नंबर 60 है। आसान 1955। आपका जवाब है यहाँ पे 1955। ओके ओके, बिल्कुल। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स वाज फाउंडेड इन द ईयर, यानी सामाजिक कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय संघ का जो गठन हुआ वो सही विकल्प के रूप में 1955 का वर्ष, अभी मैंने ऊपर भी आपसे बोला था। यही कोड ऑफ एथिक्स का नाम किसी बच्चे ने अभी बताया भी था, 13 अक्टूबर सन 1960, ऊपर वाले सवाल में मैंने करवाया था। सही यही विकल्प माना जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर की स्थापना बेसिकली 7 संगठनों के एकीकरण के माध्यम से की गई थी। परीक्षाओं में बेसिकली देखा भी जाता है इसकी स्थापना या एकीकरण का जो दृष्टिकोण रहा है वो 7 ऐसे संघ रहे हैं या 7 संगठन रहे हैं। 7 संगठन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। एक था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, दूसरा था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर, तीसरा था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप वर्कर्स, चौथा था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन के लिए एसोसिएशन, यानी सामुदायिक संगठन के अध्ययन के लिए संघ, पांचवा था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर, छठा था नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल सोशल वर्कर्स, और एक लास्ट था समाज कार्य अनुसंधान ग्रुप, यानी समूह। तो 7 संगठनों के एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ की स्थापना हुई थी सन 1955 में, और 1960 में कोड ऑफ एथिक्स का एक अहम रोल देखने को भी मिला अमेरिका से। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा तत्व है सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? ये आपके सामने 4 विकल्प में दिए भी गए हैं और जवाब भी इजी है, आप बता सकते हो। बताएं। सामाजिक आंदोलन,
बिल्कुल। आंदोलन यदि के बीच आप, हाँ, यहाँ आपने एक जवाब दिया मुझे सोशल मोमेंट का, ठीक है। यदि सोशल मोमेंट है तो फिर तो करेक्ट हो गया। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ कभी कभी सामाजिक समस्या भी ऑप्शन में आ जाता है आंदोलन की जगह। यदि सामाजिक समस्या भी लिखा रहेगा तो वो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यूजीसी नेट का पुराना पेपर आप उठा के देखेंगे तो सोशल प्रॉब्लम जरूर मिलेगा वहाँ पे। सामाजिक समस्या सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है भाई, ये 110% बात सत्य है ना, याद रखेंगे। सामाजिक समस्या सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, याद रखिएगा, और सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। परंतु सवाल था यहाँ पर सामाजिक आंदोलन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मूल्य और सामाजिक अंतःक्रिया, इन सभी ऑप्शनों में सामाजिक संरचना का जो संबंध है वो बेसिकली सामाजिक आंदोलन से। तो सही विकल्प के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन में जो विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक आंदोलन, ये करेक्ट जवाब है। लोगों का ये एक समूह होता है सामाजिक आंदोलन, जो किसी सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करता है। तो ये बेसिकली सामाजिक आंदोलनों का उपयोग ना परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, परिवर्तन का विरोध करने के लिए किया जाता है, परिवर्तन को पूर्वक करने के लिए किया जाता है। कुछ क्रियाओं में सोशल मोमेंट का यूज होता है। यहाँ सामाजिक संरचना से दूर दूर से कोई संबंध या कोई रिलेशन, कोई एलिमेंट नहीं है। सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सामाजिक आंदोलन। उसके बाद अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे और अगला सवाल आपके सामने कि सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, ये बात तो सत्य है। सोशल चेंज इज अ प्रोसेस, तो क्या स्वाभाविक है? बहुत बताइए, जवाब क्या आपका यहाँ पे उचित रहेगा? स्वाभाविक होगा। स्वाभाविक होगा। चलिए, स्वाभाविक। मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रश्न का विकल्प स्वाभाविक इज द राइट आंसर है, यानी ये सत्य बात है। मेरा कहने का भाव यहाँ पर है कि सोशल चेंज, सोशल परिवर्तन एक प्रक्रिया के रूप में है, एक गतिशील है, एक सतत प्रक्रिया है जो सामाजिक संरचना, संस्था, सांस्कृतिक मानदंड में परिवर्तन के द्वारा विशेषता रखती है और विभिन्न कारकों के द्वारा प्रेरित होती है, सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देती है। इसलिए ये स्वाभाविक है। ये क्या है? ये स्वाभाविक है। तो ये आपने जो जवाब मुझे दिया है स्वाभाविक वाला, ये विकल्प आपका सही है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सर समय के साथ समाज के भीतर सामाजिक संरचना, संस्था, सांस्कृतिक मानदंड में परिवर्तन लाना, वो कहलाता है एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन। यह एक प्रकार की घटना नहीं है। सोशल चेंजेस कोई घटना नहीं होती है, बल्कि विकास और परिवर्तन की सतत प्रक्रिया है। इसलिए नेचुरल है ये, इसलिए स्वाभाविक है ये विकास और परिवर्तन। कोई एक प्रकार की घटना मत समझिए, कोई एक फैक्ट मत समझिए, इसको नेचुरल के रूप में देखिए। और इस रूप में जब देखोगे तो ऑटोमेटिक जवाब आपको नेचुरल के रूप में आएगा, और ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक है, ये लिखा किसने है? ये स्टेटमेंट दिया किस विद्वान के द्वारा गया है? ये जवाब आपसे ढूंढ रहा हूं मैं, जवाब आपको बताना है। ओके, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वीएम डिसूजा का ही नाम आएगा। अब समझिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। हालांकि किसी एक व्यक्ति को यह कहने का श्रेय निश्चित रूप से नहीं दिया गया है कि शिक्षा सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक है, परंतु शिक्षा सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक है, यह विचार कई दार्शनिकों और शिक्षकों के विचार का आधार रहा है।
जिसमें से सबसे सर्वोच्च नाम आता है जॉन डेवी का, जो कि ऑप्शन में जॉन डेवी महोदय है ही नहीं, सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आता है। इन्होंने ही जीवन और विकास की प्रक्रिया को देते हुए शिक्षाविद महोदय हैं, कहा भी कि शिक्षा सामाजिक विकास का प्रमुख कारक है। हाँ, उनके नीचे आप नाम ले सकते हैं वी.एम. डिसूजा का नाम। तो एक आध प्रश्न इस तरीके से बनेंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे प्रश्नों को बड़े ही विचार विमर्श से ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग, और ये कोई चीज़ें फिट नहीं होती है कि हम यही देंगे इसको परीक्षा में, है ना। परंतु मैं दोनों बातें बता दिया हूँ कि इनकेस यदि पूछा जाए कि शिक्षा जो है सामाजिक विकास का प्रमुख कारक है, ये कथन सबसे पहले किस विद्वान का आता है तो जॉन डेवी का। देन आप वी.एम. डिसूजा का नाम लगा सकते हैं। तो डिसूजा महोदय की परिभाषा ये बेसिकली रही है, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रही है। तो शिक्षा सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक है, ये बात वी.एम. डिसूजा का स्टेटमेंट सही भी है। और ये सवाल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, त्रिपुरा में टेट का पेपर हुआ था 2019 में। त्रिपुरा में टेट का पेपर हुआ था 2019 में, वहाँ से ये सवाल को कॉपी एंड पेस्ट किया गया है ना। तो नाम आप बता सकते हो इस दृष्टिकोण में, क्या नाम, वी.एम. डिसूजा का नाम याद रखेंगे इस परीक्षा के लिए या आगामी एग्जामों के लिए भी। सामाजिक दूरी का मापन हो गया, वी फीलिंग की भावना हो गई, वहां पे नाम आ जाता है बोगार्ट्स महोदय का, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। महिला समृद्धि योजना का आरंभ किया गया, वह वर्ष कौन सा था? 93। ओके 23 2 अक्टूबर। जी सर। किसी बच्चे ने अक्टूबर का नाम लिया है, अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल यहाँ करेक्ट जवाब है महिला समृद्धि योजना, अक्टूबर 1993 का वर्ष सही रहेगा, जिसका उद्देश्य मात्र इतना था कि ग्रामीण महिलाओं में मित व्यापकता को बढ़ावा देना और उन्हें अपनी घरेलू परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्रदान करके सशक्त बनाना, ये इनका एक अहम रोल था। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको ध्यान रखें, इस सवाल को खासकर ग्रामीण महिलाओं में जो मित व्यापकता है उसको बढ़ावा देने के लिए और घरेलू परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना का आरंभ अक्टूबर 1993 के वर्ष में स्टार्ट किया गया था, और ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना और अपनी घरेलू संपत्ति पर नियंत्रण के साथ सशक्त बनाना, ये रोल इसके संदर्भ में था। क्वेश्चन नंबर 65, साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ये बात किस विद्वान के द्वारा बताई गई है, ये जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 बता सकते हैं क्या? यहाँ यदि आपने सर बोगार्ट्स का नाम लिया है तो सही जवाब लिया है। क्वेश्चन नंबर 65 में आपका जो ऑप्शन जा रहा है वो बोगार्ट्स का नाम सत्यता की तरफ जाएगा, है ना। तो कहने का भाव बेसिकली इस सवाल में ये है ना, कि समाजीकरण की परिभाषा, समाजीकरण एक साथ मिलकर काम करने, समूह जिम्मेदारी विकसित करने, दूसरों की कल्याण करना और आवश्यकताओं के द्वारा निर्देशित होने की प्रक्रिया को परिभाषित करने वाला विद्वान E.S. बोगार्ट्स है। समाजशास्त्री इन्होंने कहा, बोगार्ट्स ने, कि समूह अंतःक्रिया और सामाजिक जिम्मेदारी के विकास की प्रक्रिया के रूप में समाजीकरण को समझने में योगदान मिलता है। समूह की अंतःक्रिया और सामाजिक जिम्मेदारी की विकास की प्रक्रिया के रूप में समाजीकरण को समझने में योगदान मिलता है।
असामाजिकरण एक प्रक्रिया है ही, एक प्रोसेस है ही, जिसके द्वारा व्यक्ति ना किसी समाज या समूह या मानदंड या व्यवहार को सीखता है या आत्मसात करता है, वही तो सामाजिकरण है। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कि एक साथ काम करने के लिए, समूह के उत्तरदायित्व के लिए, भावना विकसित कर रहा है, दूसरों का वेलफेयर कर रहा है, ठीक है, और वो क्रिया बेसिकली सोशलाइजेशन की बन रही है। तो उस दृष्टिकोण में बोगार्ट्स का नाम सत्य माना जाता है ना। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल आसान सा है और आप सबको पता भी होना चाहिए कि सामाजिक नियंत्रण एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसके द्वारा बेसिकली लिखी गई है, ये आपको जवाब देना है। E.A. रॉस के द्वारा। ओके, यहाँ आपका जवाब आ रहा है मैकाइवर एंड पेज। ओके पेज होगा। ये सर। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। एक विद्वान का नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, E.A. रॉस। मैकाइवर एंड पेज का नाम यहाँ पे नहीं आएगा सर, जो कि ऑप्शन में आपका ये विकल्प गलत हो चुका है। E.A. रॉस का ही नाम बेसिकली सही माना जाएगा। एडवर्थ एशवर्थ रॉस इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है। हालांकि ये किताब व्यवस्था की 9वीं एक प्रकार की सर्वेक्षण वाली किताब रही, एडवर्थ एशवर्थ रॉस की, जो ये किताब प्रकाशित की गई सन 1900 के दशक में। ये किताब बेसिकली प्रकट की गई थी या प्रस्तुत की गई थी सामाजिक नियंत्रण पर। सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की एक प्रणाली को संदर्भित करती है, जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को व्यवहार के स्वीकृति मानक मतलब स्टैंडर्ड के अनुरूप लाता है। उस दृष्टिकोण में देखा गया था इस किताब को, यानी सोशल को कंट्रोल करने के दृष्टिकोण में देखा गया था, व्यवस्था के दृष्टिकोण में देखा गया था, है ना। तो वहां पे ये नाम हमें देखने को मिलता है और 1900 का वर्ष था। वो चीज़ें जब आती है और E.A. रॉस का नाम, तो वहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसका अगर आप किताब पढ़ेंगे तो एक पुस्तक आती है क्लास 12th की, क्लास 12th की NCERT, वहाँ आप पढ़ेंगे सोशोलॉजी, तो आपको उस किताब में सोशोलॉजी में मिलेगा वर्ष के साथ सन 1900 में E.A. रॉस का नाम सोशल कंट्रोल वाले टॉपिक में देख लीजिएगा, क्लास समाप्त होने के बाद आपको मिल जाएगा। तो E.A. रॉस महोदय ने सोशल कंट्रोल को 1900 में ये चीज़ें लिखी थी। मैकाइवर पेज बेसिकली सामाजिक संबंधों का जाल है सर। उस प्रक्रिया में इन्होंने अपनी परिभाषा को रिप्रेजेंट किया था। कोई खास इनकी किताबें नहीं आई मार्केट में जो परीक्षा में देखने को मिली, लेकिन परिभाषा रही मार्केट में। सामाजिक संबंधों का जाल रहा है और वो परिभाषा मैकाइवर एंड पेज का एक पेयर है, एक जोड़ा है, जो हमेशा परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि नगरीयता एक जीवन विधि के रूप में या शोध पत्र है। एक प्रकार से रिसर्च का ये पार्ट रहा। अच्छा देखो, ये जो किताबें की बात मैं भी कर रहा था आप लोगों से, कई किताबें हैं सोशल कंट्रोल पर, लेकिन नाम के रूप में अगर हम बात करते हैं तो E.A. रॉस का ही नाम आप लोग लगाइएगा, ठीक है। हालांकि एक नाम मिलेगा आपको कोहन का नाम, एक नाम आपको मिलेगा कोहन के बाद अगर हम बात करते हैं तो जोसेफ का नाम, जोसेफ, कोहन, जोसेफ, दो विद्वान और भी हैं जो सोशल कंट्रोल पर किताब लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं थे वो लोग, है ना। वो लोग ऑप्शन में थे ही नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे उनका नाम लिया है सर्वोच्च के रूप में, एडवर्ड एशवर्थ रॉस का नाम, ठीक है। नगरीयता एक जीवन विधि के रूप में है या शोध पत्र किसका है, ये जवाब आप लोग जरा मुझे बताइए। विकल्प में क्या होना चाहिए प्लीज। डी आएगा क्या सर? अच्छा चलिए, यहाँ पर सी की तरफ ऑप्शन और डी की तरफ भी है क्वेश्चन नंबर 67 में। निश्चित रहिए, मैं बताता हूँ, विकल्प डी ही करेक्ट जवाब होगा, एल वर्थ का नाम। अब समझिएगा थोड़ा सा इनकी बातें कि इनका क्या बेसिकली रोल रहा है, क्या इनका मोटो रहा है। नगरीकरण लुइस बर्थ के द्वारा दिया गया था। एल बर्थ मतलब लुइस बर्थ, सन 1938 की बात बता रहा हूं मैं विथ वर्ष के साथ। देखिए
इसलिए मैं कह रहा था कि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए फैक्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ही कंठस्थ आप चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। लुईस विर्थ ने सन 1938 में एक शोध पत्र लिखा जो जीवन की एक तरीके के रूप में शहरीकरण को रिप्रेजेंट किया। कहा कि शहरी जीवन की अनूठी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता का खोज करता है तथा तर्क देता है कि शहर विशेष सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रतिमानों को बढ़ावा देता है। ऐसी बात कह रहे हैं ये। क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शहर जो है विशेष सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रतिमानों को बढ़ावा देता है। यही बात सन 1938 में एक शोध पत्र के रूप में प्रकट किया था लुईस विर्थ महोदय ने, और ये विकल्प आपका फिर सही जाता है। विर्थ बहुत ही फेमस पर्सन है। इसने एक अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी सन 1938 में दिया था। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी जुलाई 1938 में, और उसी समय से इसका थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ा और वहीं से ये नगरीयता पर एक जीवन विधि के रूप में अपना एक शोध पत्र लिखा था, और वो भी शहरीकरण को लेकर, और एक स्टेटमेंट दिया कि शहर जो है विशेष सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रतिमानों को बढ़ावा देता है। ऐसा इन्होंने माना है। तो सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, मॉर्गन का सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? ये जवाब आपके सामने है। जवाब आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 68 का, बाकी मैं बताऊंगा। 3 स्टेजेस। ओके, 68 में ऑप्शन नंबर 3 स्टेजेस यानी विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। समझिएगा, अब यहां पर 3 हैं कौन कौन से। मैं बात कर रहा हूं लुईस हेनरी मॉर्गन की, पूरा नाम के साथ बता रहा हूं, लुईस हेनरी मॉर्गन का। सामाजिक प्रणालियों का जब इसने वर्गीकरण किया तो सामाजिक विकास को लेकर या सामाजिक व्यवस्था को लेकर 3 भागों में इसने डिवाइड कर दिया। तीनों का नाम आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एक का नाम बर्बता इन्होंने बताया था, या आप इसे चाहो तो इंग्लिश में भी चीज़ों को अच्छा, कुछ चीज़ें देखो बेसिकली क्या है, आपको इंग्लिश में ही नोट करना पड़ेगा। अत्यधिक क्रूरता कह लीजिए या कठोरता कह लीजिए, या आप इसे बाबरता कह लीजिए, और इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो सेवेजरी कह लीजिए। कठोरता, अत्यधिक क्रूरता, द्वेष, उत्पीड़न या हिंसक बिहेवियर, ऐसे शब्द को इसने पहले सामाजिक व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया है। पहला शब्द था ये। एक दूसरा शब्द आया इसके द्वारा, बाबर या बाबरिज्म शब्द करके दिया इसने, बाबरिज्म शब्द करके दिया। बाबरिज्म, BARBARISM, बाबरिज्म। इसको बोला अति निष्ठता या अति निर्ममता, अति निर्ममता, ऐसे शब्दों को भी आप ध्यान रखें। विथ हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं, इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखेंगे प्लीज़ आप सभी लोग। और एक था सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन, या इसी को कह सकते हैं आप लोग नागरिकता के रूप में भी या सभ्यता के रूप में भी, है ना। तो तीसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिए आप, सिविलाइजेशन या सभ्यता, हिंदी में इसको नोट कर सकते हैं। अत्यधिक विकसित मानव समाज या विशेष संस्कृति समाज या समय अवधि से हो सकता है, उस प्रक्रिया में सभ्य जैसे शब्दों को इन्होंने प्रकट किया था। तो लुईस हेनरी मॉर्गन ने सामाजिक प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया, जो ये तीनों नाम मैंने साइड में रखा है। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा सुनिए एक एक लाइन में। एक शब्द था, अगर हम बात करते हैं तो सेवेजरी शब्द था। ये प्रारंभिक चरण था, शुरुआती दौर। दो क्रम भी याद रखिएगा प्लीज, और पूछ लेगा कि इन तीनों में से कौन सा नहीं है। ये 3 तो रहेंगे, चौथा एक कोई अदर नाम दे देगा।
तो ये प्रारंभिक था जो यहाँ पे सेवेरेजी शब्द शामिल किया गया। इसमें ना शिकार और संग्रहणता की विशेषता अधिक पाई गई थी, यानी सरल औजार और टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान दिया गया था पहले वाले में। क्लियर। दूसरे वाले में जो यहाँ पर बाबरिज्म शब्द मेंशन किया गया है, ये ना एक अस्थाई कृषि का विकास करता है। अधिक उन्नत औजारों का प्रयोग इसमें शामिल किया गया, जो अधिक जटिल समाजों की ओर दर्शाता था। ये अधिक जटिल समाजों की ओर दर्शाता, और ये अस्थाई कृषि विकास और अधिक उन्नति औजारों का प्रयोग इसमें शामिल किया गया था। तीसरा और अंतिम, ये अंतिम चरण है जिसकी विशेषता बेसिकली सिविलाइजेशंस यानी शहरी समाज, उन्नति कृषि और जटिल सामाजिक संरचना से थी। इस क्रिया में ये नाम हमें देखने को मिला। हम चाहेंगे ये तीनों बातें आप अपने लिए अवश्य ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 69, मार्क्स के अकॉर्डिंग डैश एक दूसरे से भिन्न है ना? ये बताइएगा जरा, मार्क्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे से भिन्न है। प्लीज जवाब। ये सभी है सर। नहीं सर, गलत है, गलत है। फिर भी सी होगा सर। सी आप बता रहे हैं। चलिए मेरी बात ध्यान सुनिए। आइडिया एंड मैटर। आइडिया एंड मैटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आइडिया एंड मैटर, विचार और पदार्थ। थोड़ा सा अब सवाल को समझना, थोड़ा सा कुछ सवाल आपको लग रहे होंगे कि यूनिक दृष्टिकोण से आ रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, है कि नहीं। कार्ल मार्क्स ने सन 1875 में एक गोथा कार्यक्रम की आलोचना की थी और उसमें एक नारा दिया था उस सिद्धांत के रूप में कि पूंजी और सेवाओं तक निशुल्क पहुंच और वितरण को संदर्भित करते हुए कि चीज़ें जैसे पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में एक द्वंद्व का पार्ट होता है, उस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो उस दृष्टिकोण में देखा गया तो भाई नाम आया कार्ल मार्क्स महोदय का, और कार्ल मार्क्स ने अपने इन शब्दों को आइडिया एंड मैटर के रूप में प्रकट किया। मेरा कहने का भाव ये रहा कि भौतिक परिस्थितियां जो बनती हैं वो पदार्थ बनता है, वो मैटर बनता है। समाज की नींव और जो समाज की नींव होती है वो विचार बनता है। ये बात कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कही गई है कि भौतिक परिस्थितियां यानी पदार्थ, समाज की नींव और विचार यानी चेतना, यानी विचार कह लीजिए या चेतना कह लीजिए, आइडिया, उसका प्रतिबिंब है, ना कि विपरीत है, ना कि विपरीत है, प्रतिबिंब है। तो मार्क्स ने कहा कि विचार और पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है। उन्होंने तर्क दिया कि भौतिक दुनिया जो है विशेष रूप से उत्पादन की आर्थिक ताकतें हैं। उन्होंने विचार दिया अपना, भौतिक जो दुनिया होती है वो विशेष रूप से उत्पादन की आर्थिक ताकतें होती हैं। सामाजिक संरचना चेतना को आकार देती है, विचार यानी आकार देती है। तो भौतिकवाद वर्सेस आदर्शवाद, कई शब्द आए, आधार वर्सेस अधिसंरचना, आपको मैंने पढ़ाया भी है, अवधोसंरचना, अधिसंरचना, और मैं आपको जल्द ही इससे रूबरू करवाऊंगा, शायद कल ही। एक बार अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कल मैं यूजीसी नेट की क्लास लूँगा 5:45 पर, केवल एक दिन, अभी केवल ये जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा तब तक, फिर उसके बाद आपका टाइम रहेगा वही। तो कल मेरी टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र का अध्ययन, तो वहाँ पर मैं आपसे विचार करूँगा, तो ये चीज़ पढ़ा दूंगा वहाँ पे, PDF भी उसकी है, ठीक है, तो वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो फिलहाल केवल इतना यहाँ पर याद रखें आप लोग कि मार्क्स के अकॉर्डिंग विचार और पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है, इस प्रक्रिया में इन्होंने दिया है स्टेटमेंट। ऑल ऑफ द अबव गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल 70, क्रम निर्धारक। देखो क्रम निर्धारण विधि है जिसका मापन किया जाता है, बताइए
क्रम निर्धारण से आप किसका मापन कर सकते हैं, ये सवाल आपके सामने है। क्या कहना उचित समझेंगे, बताइए विजय जी। लर्निंग। लर्निंग कह रहे हैं आप, ओके। मोटिवेशन। देखिए इसमें मैं आपसे कहूँगा एटीट्यूड जो एक शब्द है, कौन सा शब्द है, एटीट्यूड एक शब्द है ना, और ये शब्द बड़ा ही बेसिकली यूनिक है। क्रम निर्धारण विधि में किसका मापन किया जाता है, तो एटीट्यूड अभिवृत्ति का किया जाता है, मोटिवेशन का सर नहीं किया जाता है, ना ही बिहेवियर का, ना ही लर्निंग का। और ये फैक्ट है, हम चाहेंगे इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखो, है ना। और इसका सही विकल्प के रूप में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो ऑप्शन नंबर सही है सी वाला, है ना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट माना जाएगा, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, है ना। तो क्रम निर्धारण है भाई, याद रखेंगे एक प्रकार से विकल्प में आपका यही जाएगा। लर्निंग बेसिकली जितनी भी आपकी अनुबंधन्स हैं, अप्रोचेज हैं, उसमें आ जाता है। मोटिवेशंस पार्ट ही नहीं बनेगा, बिहेवियर तो आपका स्टीवंस का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, स्टीवंस का। और यहाँ पर जो रोल बनेगा वो एटीट्यूड का बनेगा। अच्छा, एटीट्यूड होता क्या है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि एटीट्यूड है क्या चीज़। एटीट्यूड एक, इसको शुद्ध हिंदी में मनोवृत्ति कह लो या अभिवृत्ति कह लो, बात दोनों सिमिलर है, एक है। किसी व्यक्ति का मानसिक रुख या रवैया कह लो, किसी व्यक्ति का, आपका मान लीजिए मानसिक रवैया क्या है, मेरा मानसिक रवैया क्या है, रुख क्या है, ये कह लो मेरा एटीट्यूड है। तो किसी व्यक्ति का विचार, भावना और व्यवहार को जो दर्शाता है वो सर बेसिकली एटीट्यूड कहलाता है। अब एटीट्यूड किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर और प्रतिछाया मानी जाती है। इसका मापन हम करेंगे सर रेटिंग स्केल से, क्रम निर्धारण विधि से। मनोवृत्तियां व्यक्ति के मानसिक स्थिति, स्वभाव से व्यक्तित्व की पहचान कर सकती है। एटीट्यूड व्यक्ति के विचारों और क्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सही विकल्प के दृष्टिकोण में ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। बताइए क्या सर ये 51 जो आज का पेपर कराया सर, 51 से कराया सर, इसके पहले का भी होगा सर? किसका पेपर? सर ये जो करा रहे हैं सर, आज जो कराया सर एमपी आज का। ही तो मैंने इसको शुरू किया, पेपर तो आज ही से शुरू किया है आप लोगों का, है ना। अच्छा सर, ये 51 से ही शुरू से किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कल एमएसएसओ की क्लास जो होगी वो 5:45 पे जो होती है क्लास, वो मंडे से मैं कंटिन्यू करूँगा। कल अभी क्लास आपके यूजीसी नेट की रहेगी, फिर उसके बाद परसों जो क्लास होगी फिर एमएसएसओ का ये टॉपिक चलेगा, ये प्रैक्टिस वाला, फिर उसके बाद यूजीसी नेट का अल्टरनेट डेज करा के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और प्रॉब्लम मैंने अपनी बता भी दिया है आप लोगों को, ये केवल आपको इसी वीक है बस। उसके बाद नेक्स्ट वीक से सारा चीज़ें नियमित रूप से आपकी चलेगी। हालांकि स्टार्ट तो कर ही दिया हूँ, है ना, ठीक है।